दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार MCQ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके साथ, लेकिन आज वीडियो दिन में नहीं आ पाया, इसलिए वीडियो अभी आपको मिल जाएगा। दिन के 10 बजे तो नहीं मिला, लेकिन रात के 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो में MCQ होंगे 20 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग, जो कि सब बैंकों के लिए पेपर में आने वाले क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के मिल जाएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो ताकि आपको भी पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन सब स्टाफ टू क्लर्क बैंकिंग वे में आते हैं। और अगर आपने हमारा प्ले लिस्ट यानी पिछली वाली क्लासें नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचकिचाहट के। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड EMI एज यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर। की मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो EMI है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कुल मिला के ये है क्वेश्चन कि EMI की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या इनमें से सभी। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं यार हमने EMI भरनी है, EMI भरनी है, तो उस EMI की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, who's presented द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत का सबसे जो प्रथम बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था? CD देशमुख, मोरारजी देसाई, षणमुगम शेट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो षणमुगम शेट्टी जी ने ही उसको प्रस्तुत किया था। ये एक GK का क्वेश्चन भी है और एक बैंकिंग का भी ये क्वेश्चन आता है और बैंकिंग में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद विच टाइप ऑफ लोन आर टीजर्स रेट्स रिलेटेड। जो टीजर की दरें हैं वो किस प्रकार लोन से संबंधित है? व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन से, ऑटो लोन से, या होम लोन से, या इनमें से सभी। जो टीजर्स लोन होता है वो हमेशा होम लोन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कि वेट को भारत में कब पेश किया गया? वेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वैल्यू एडेड टैक्स। पहले जो भी वस्तुएं थी उन पे वेट लगता था। लगता कब था? 2004, 2005, 2005 और 2006। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अब इसकी कहानी ये है कि पहले लगता था वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बदले 2017 में GST लागू कर दिया गया। वेट के बदले GST को लागू किया गया। इसलिए वेट के बारे में मैंने क्वेश्चन डाला है, क्योंकि ये किसी सब स्टाफ टू क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए GST के वेट के बदले GST को सरकार ने लागू किया था 2017। और GST की फुल फॉर्म होती है गुड, नहीं, GST की फुल फॉर्म आप मेरे को बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है, आप वैसे भी मेरे को बता दोगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप सब स्टाफ टू क्लर्क बन सको और उसका फ़ायदा उठा सको, चाहे आपका एग्ज़ाम कितने साल बाद भी है। क्योंकि मैं सब स्टाफ को देखता हूँ कि सब स्टाफ सोचते हैं छोड़ यार, सही काम चल रहा है, क्या पढ़ना, पास हो जाएंगे सीनियरिटी से। लेकिन अगर आप पहले अटेम्प्ट, आप अगर दूसरे अटेम्प्ट में पास हो जाते हो अपनी मेहनत से, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि सीट पे बैठने के बाद भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पास तो आप हो गए, लेकिन अगर आप सीट पे बैठे हो और आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ओनली सब स्टाफ के लिए ही ये चीज़ें बताता रहता हूँ और ये वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो आज मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने समय निकाल के मैंने सोचा यार पेपर है, सब स्टाफ के लिए वीडियो बना के रखूँगा, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो दे दिया। जिस दिन नहीं होगा टाइम, तो उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं सब स्टाफ से जुड़ा हूँ, उन भाइयों से जुड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं फिर उसका क्या हिसाब किताब होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, या नीचे है वित्त मंत्री। तो जो नीति आयोग का जो हेड होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो भी अध्यक्ष होता है। और जो ये नीति आयोग है, अब आप बोलोगे नीति आयोग क्या है, इसका बैंकिंग से क्या लेना देना? नीति आयोग का बैंकिंग से लेना देना है। अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग आया था 2015 में, और इससे पहले इस नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब जो भी योजनाएं आती है वो बैंकिंग में आती है। अब योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना आती थी, तो इसको कौन निकालता था? प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। तो इस योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग को शामिल किया गया है। तो इसलिए नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी है। इतना तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो आरआरबी है, जो रूरल बैंक है, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969, 1980, 1975 या 1990 में? तो जो आरआरबी है, रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक बोलते हैं जिनको, उनकी स्थापना हुई थी 1975 में। एक्चुअली 1975 में तो एक्ट को पास किया गया था, और इनको 1976 में शुरू कर दिया गया था। वैसे इसकी थ्योरी इस प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेसी एक्ट 2002 रिलेटेड? जो सरफेसी एक्ट 2002 है वो किससे संबंधित है? सरफेसी एक्ट में शायद आपको पहले भी पिछले एमसीक्यू में बता चुका हूँ। जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं वो शायद जानते होंगे इसके बारे में। पहला है सेविंग खाता यानी बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है रिकवरी ऑफ बैड लोन्स या खराब ऋणों की वसूली, और चौथा है रिकवरी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। जो खराब ऋणों की जो वसूली है, इसके लिए सरफेसी एक्ट को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई वॉज नेशनलाइज इज, कि जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वैसे आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, लेकिन जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका नेशनलाइज हुआ था, वो कब हुआ था? 1935 ये तो मैंने आपको बता दिया, तो है नहीं। 1955, 1949 और 1950। अगर मैं 1955 की बात करता हूँ, तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। अब ऑप्शन बचते हैं 1949 और 1950। तो जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज हुआ था वो हुआ था 1949 में।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन बैंकिंग फील्ड, कि ये जो ऑप्शन है इनमें से किस टर्म, किस शब्द का प्रयोग, किस सेंटेंस का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। इंटरेस्ट रेट किया जाता है, इनपुट डिवाइस नहीं किया जाता, कंप्यूटर में किया जाता, सेंडिमेंट्री नहीं किया जाता, जीरो आवर संसद में किया जाता है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज बैंकिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लोकेटेड ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, कि जो आरबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। तो जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मिल जाएगा आपको मुंबई। मुंबई में बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, द फिस्कल इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, कि भारत में जो राजकोषीय किसके द्वारा तैयार किया जाता है। आता है ना, राजकोषीय घाटा इतना हो गया, राजकोषीय घाटा उतना हो गया, तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये है स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पहला, कल्चरल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री। अरे जो कल्चरल मिनिस्टर होता है इसको बोलते हैं संस्कृति मंत्री, ये है संस्कृति मंत्री, ये है रक्षा मंत्री और ये है वित्त मंत्री। तो जो फिस्कल इन इंडिया, इसको जो राजकोषीय घाटा है, और सॉरी राजकोषीय, जो ये राजकोषीय जो इसके द्वारा भारत में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच नो डिसाइड बाय आरबीआई, इन ऑप्शनों में से किसको आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं आरआरआर, उसको आरबीआई डिसाइड करता है, बेस रेट आरबीआई डिसाइड नहीं करता, रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस रेट। बेस रेट को आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। अगला है, विच इज द क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एकमात्र जो साधन है कौन कौन है, कौन कौन से इनमें से आरबीआई यूज करता है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसएलआर, यहाँ पर एल भी था। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यूज करता है, कैश रिवर्स रेशियो यूज करता है, बैंक की जो पॉलिसी है उसको यूज करता है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, इनमें से सब करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बैंक आर अलाउड टू सेल विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, कि बैंक निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पक्ष उत्पाद बेचने की अनुमति है, कि मतलब बैंक जो थर्ड पार्टी, इनमें से कौन सा थर्ड पार्टी है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ही थर्ड पार्टी होता है, बाकी कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट द आरबीआई हैज सोल राइट ऑफ नोट इशूज, कि भारत में जो रिजर्व बैंक जो रुपए जारी करता है, जो नोट जारी करता है, उसके लिए किस सेक्शन के तहत, किस किस राइट के तहत वो नोट को जारी करता है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ये है ऑप्शन, पहला है 52, दूसरा है 28 यानी 28, तीसरा है 26 और चौथा है 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22, 22 के तहत ही आरबीआई नोट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट
द पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इसमें भारत में जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड बैंक नहीं है? पब्लिक सेक्टर बैंक, मनी लेंडर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक या आरआरबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो वो शेड्यूल्ड बैंकों में नहीं आते हैं। जैसे आपका जो प्राइवेट बैंक है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लेना। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मनी लेंडर्स। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है एक बार थोड़ा इसको देख के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर थोड़ा एक बार सर्च मार के और मेरे को ज़रूर बताना कि इस, वैसे मेरी तरफ से इसका आंसर मनी लेंडर्स है, लेकिन आप बताना क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होगा क्या? इन इन ऑप्शनों में से आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा फिर, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है मनी लेंडर्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक, आंसर इसका मनी लेंडर है, लेकिन आपने मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बताना क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, अरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको कर देना आप डिलीट, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन नीचे है और इसके ऑप्शन हो गए गड़बड़, तो इसको आप कैंसिल कर देना और क्वेश्चन हो जाएगा नीचे वाला राइट। तो एक मिनट नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शेड्यूल बैंक संरचना का हिस्सा नहीं है? कि कौन सा बैंक शेड्यूल बैंक है जो उनका संरचना का हिस्सा नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा शेड्यूल्ड बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक शेड्यूल्ड बैंक है, स्टेट बैंक शेड्यूल्ड बैंक है, और इसका जो एचडीएफसी है वो शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आता है। तो इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन था इसके ऑप्शन ऊपर चले गए थे और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया था गलत, और टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इसको एक बार फिर गलत कर देना, और ये हो गया गलत। आगे चलते हैं, बैंकर्स लीन इन आल्सो कॉल्ड, जो बैंकर्स लीन है उसको किस नाम से जाना जाता है? इम्प्लाइड प्लेज, इम्प्लाइड मोर्गेज, इम्प्लाइड हाइपोथेकेशन और नेगेटिव प्लेज। तो मैं आपको प्लेज भी बता चुका हूँ। अगर आप मेरी 4-5 क्लासें पीछे जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने प्लेज, मोर्गेज, हाइपोथेकेशन, क्योंकि हर बार और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्लाइड प्लेज। नेक्स्ट, आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट ऑफ मैक्सिमम डिनोमिनेशंस, जो आरबीआई है वो अधिकतम कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है? 2000 तक का जो उसने कर दिया है, 5000 तक का, 10,000 तक का, या कोई भी अमाउंट जो मर्जी है आरबीआई की वो उसको जारी कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आरबीआई अपनी मर्जी से कोई भी नोट जारी कर सकता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 तक के रुपए के नोट को जारी कर सकता है, क्योंकि 1938 की बात बताता हूँ मैं आपको। 1938 में एक बार 10,000 का नोट पहले भी जारी हो चुका है, इसलिए आरबीआई 10,000 तक का नोट, 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट फॉर विच MIDR और QIDR कैन बी ओपन फॉर रुपीज, कि न्यूनतम राशि के लिए MIDR और QIDR खोला जा सकता है। MIDR और QIDR कितने रुपए तक के लिए खोला जा सकता है? 2,000, 1,000, 5,000 या 10,000? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब यहाँ तक था जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए क्वेश्चन थे, चाहे कोई सब स्टाफ किसी भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहा है।
लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके केवल सब एसबीआई सब स्टाफ के, जिनका पेपर फरवरी में होने वाला है, उनके लिए लेके आया हूँ स्पेशल क्वेश्चन, जो कि ओनली ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, जहाँ तक वो अपनी मंजिल को पकड़ना चाहते हैं। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। एसबीआई का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हु कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, कि साझेदारी फर्म में कौन भागीदार नहीं है, इनमें से कौन साझेदारी नहीं कर सकता, पार्टनरशिप नहीं कर सकता किसी भी फर्म में। फर्म पहला ऑप्शन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी जो फुल फॉर्म है शायद आप जानते होंगे। नेक्स्ट माइनर, और फोर्थ है प्राइवेट कंपनीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइनर। आपको पता है माइनर किसी के साथ भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है SBI कार लोन मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। अगर आपने SBI का जो कार लोन लेना है उसके लिए जो कस्टमर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 65 साल, 18 से 60 साल, 21 से 70 साल, या 18 से 70 साल। तो अगर आपने SBI कार लोन लेना है तो कस्टमर की एज होनी चाहिए 21 से और 70 साल के बीच में कस्टमर की उम्र होनी चाहिए, और आप आराम से अपनी कार लोन लो और कार चलाओ। नेक्स्ट, SBI कार लोन मिनिमम लिमिट। अगर आपने SBI का जो कार लोन लेना है तो उसके लिए मिनिमम रुपए कितने हैं? 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, या 4 लाख? तो उसके जो मिनिमम रुपए हैं वो हैं 1 लाख, 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है SBI कार लोन टर्म्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि मतलब जो SBI का जो कार लोन है उसके लिए अगर आपने कार लोन ले लिया है तो कितने साल तक आप उसको मतलब टाइम पीरियड में डिपॉजिट कर सकते हो। ये है उसका टर्म्स, 3 ईयर से 7 साल तक। अगला है 4 ईयर से 7 साल तक। उससे अगला है 3 ईयर से 5 साल तक। और अंत में है इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आपने SBI कार लोन लिया है तो आपको 3 साल से और 7 साल के बीच में अपना लोन डिपॉजिट करना होगा। नेक्स्ट, SBI जो ग्रीन कार लोन टर्म इज है, कि मतलब पहले तो SBI कार लोन था, यहाँ पे आ गया ग्रीन, कि जो SBI का जो ग्रीन कार लोन है उसका टाइम पीरियड कितना है। अगर आपने SBI का ग्रीन कार लोन ले लिया है तो आप कितने से कितने साल में उसको जमा कराएंगे? अगर आपने कार लोन लिया है वो तो 3 से 7 साल था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ऊपर वाले का। लेकिन इसका 3 से 7 साल, 3 से 9 साल, 3 से 8 साल, और 2 से 7 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अलग आंसर है, 3 से 8 साल है इसका, कि 3 से 8 साल तक आप लोन को डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, NRI कार लोन मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। अगर कोई NRI है, NRI की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, की कोई बाहरी व्यक्ति है यानी शरणार्थी है, मतलब कोई बाहर से यहाँ आ रखा है, तो उसने अगर लोन लेना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 18 से 60 साल, 18 से 70 साल, 18 से 67, और 21 से 70 साल। कोई भी NRI है उसकी एज 18 से और 67 ईयर तक होनी चाहिए अगर उसने SBI NRI कार लोन लेना है तो। आज का जो भी SBI का मैटर है वो कार लोन से संबंधित है, चाहे वो ग्रीन कार लोन हो, चाहे वो NRI कार लोन हो, चाहे कोई सा भी कार लोन हो। आज वो कार लोन से संबंधित ही क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं ताकि आप इनको एक साथ याद कर सको, और ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपके पास भी, इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मेरी प्ले लिस्ट देख लोगे तो शायद आपका काम उससे ही बन जाएगा। नेक्स्ट,
मिनिमम लोन अमाउंट ऑफ एनआरआई कार लोन। अब जो एनआरआई कार लोन है तो इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है एनआरआई का, ये अभी आपने बताना है कि एनआरआई का मिनिमम कितना। ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 4 लाख। तो इसके लिए भी मिनिमम ही 1 लाख रुपए का है इसके लिए। नेक्स्ट, एश्योर्ड कार लोन मिनिमम एज लिमिट। जो एश्योर्ड कार लोन होता है उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 साल, 18 साल, 16 साल या 25 साल। तो इसकी जो एज लिमिट है एश्योर्ड कार लोन की, जिसका नाम ही एश्योर्ड है, उसकी है 18 साल। क्योंकि ये जो लोन है वो किसी एफडी या किसी चीज़ पे लोन को दिया जाता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है मैक्सिमम की। क्योंकि आप ऑलरेडी किसी एफडी पे आप लोन को ले रहे हो, तो इसलिए उसमें कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है कि 70 ईयर है, कुछ भी ईयर है, लेकिन मिनिमम है 18 ईयर। वो तो आपको पता ही है, वो तो इतना तो आप जानते ही। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो एक बार फिर, अगर आपको मेरी मेहनत सभी स्टाफ के लिए अच्छी लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के जो प्रीवियस ईयर आए हैं कहाँ कहाँ से निकालना पड़ता है। तो आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आपके लिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढ के लाऊं, ताकि आपकी भी समझ में आए। तो फिर लेता हूं मैं आपसे ब्रेक, और फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।